हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पीरियोडिक टेबल सीरीज का 9th वीडियो रहेगा और आज के वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो अगर बात करें कि इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है तो वो होगा द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू प्रोड्यूस मोनोवेलेंट एनायन। इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या लिया, कोई एटम लिया। अब एटम में भी कंडीशन है आपका कि कौन सा एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए और दूसरी चीज वो क्या होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। तो आपने बोला कि कोई एटम लिया, एम है, आइसोलेटेड है, प्लस क्या है, गैसियस है। फिर उसको क्या कर दिया अपन, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, आपका एम नेगेटिव। ये प्रोसेस होगा, इसमें जितना एनर्जी रिलीज होता है उसी को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटरमोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। कि भाई आपका आउटरमोस्ट शेल रहेगा, वहां पे अपन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट सब लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट लाइन में एक और स्टेटमेंट लिख लेना, एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और आप उसको डिनोट किससे करोगे, डेल्टा एच ई जी। डेल्टा का मतलब क्या हुआ, चेंज, एच का मतलब क्या होगा, एंथैल्पी, ई जी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे थे जब अपन ने आयनाइजेशन पढ़ा था, तो वहां पे एक टर्म लिखा था आयनाइजेशन एंथैल्पी। सब बोल रहे थे कि सर आयनाइजेशन एनर्जी तो हम समझ गए, एंथैल्पी हमें नहीं समझा। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, आप सिंपल सा, वैसे और डिफरेंट टर्म रहती है बट अभी के लिए आप इतना समझो, आपके पास कोई भी प्रोसेस है, मान लो ये केमिकल रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जितना आपका एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, इस रिएक्शन में जितना आपका एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है उसी को क्या बोल दोगे, या जितना हीट रिलीज हो रहा है, जितना क्या हो रहा है आपका हीट एक्सचेंज हो रहा है उसी को क्या बोलोगे, एंथैल्पी। अगर आपका 10 जूल हीट रिलीज हो रहा है, 20 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो हीट वाला पार्ट होगा, हीट को क्या बोलोगे आप, एंथैल्पी। ठीक है। इसके बारे में डिटेल से बात में करेंगे जब अपने को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला पार्ट अच्छे से समझ जाए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा आप लोगों ने, डेफिनेशन लिखा होगा। सेकेंड पॉइंट ये स्टेटमेंट फिर भी आप लिख लो, एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट आप लिखना, इन दिस प्रोसेस न्यूट्रल स्पीसीज gets converted into anion। न्यूट्रल स्पीसीज गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्या हो जाएगा आपका, एनायन। तीनों स्टेटमेंट, तीनों पॉइंट लिखा अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है किसी के, ठीक है। और ये वाला पार्ट अभी मत ही लिखना, ठीक है, लिख सकते हो वैसे एक बार इसके साथ में, ठीक है। इतना ये तीनों पॉइंट लिखा, न्यूट्रल स्पीसीज गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनायन। उसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या लिखना, ये रिएक्शन लिखना, ये वाला भी लिख सकते हो, एम से किससे जा रहा है, एम माइनस। ठीक है। अब उसके जस्ट साइड में ये दोनों चीजें भी आप लिख लो कि अगर आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, पॉजिटिव। एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। गेन एंथैल्पी अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो एक चीज समझना, अगर डेफिनेशन में ये आ रहा है कि भाई एनर्जी रिलीज, अगर कोई बोले कि भाई इस प्रोसेस में 10 जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, 10 जूल। बिकॉज रिलीज वाला पार्ट क्या रहा है आपका, बाय डेफिनेशन आ रहा है। अगर मान लो इसी में आता कि भाई आपका 100 या 100 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ये वाला पर्टिकुलर प्रोसेस, तो आप क्या बोलोगे, हमारी डेफिनेशन तो भाई साहब है एनर्जी रिलीज, बट यहां पे क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अपन अपने इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं -100 जूल एनर्जी क्या हुआ आपका, रिलीज किया। नेगेटिव साइन क्या डिनोट करेगा आपका, कि एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। समझा इतना? ठीक है। अभी आता है इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, समझा सब लोगों को, बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। गेन एंथैल्पी का अपन बाद में बात करते हैं। जैसे अपन ने बात की थी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सेम स्टोरी होगा आपका सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सक्सेसिव का मतलब क्या हुआ, आपने फर्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, सेकेंड स्टेप में क्या किया आपने, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया। तो सक्सेसिव वाले में अगर बात करें तो एक हेडिंग लिखना,
वो इतना चीज़ें ये सब कुछ लिखने के बाद आप एक काम करना, एक हेडिंग लिखना। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या लिखा आपने? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सक्सेसिव का मतलब क्या हुआ? आपके पास ए था, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? एब्जॉर्ब किया, या इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो किस में कन्वर्ट हो गया? ए नेगेटिव। फिर सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? ए नेगेटिव था, इसने भी क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, और आपके पास क्या कन्वर्ट हो गया? ए टू नेगेटिव। इतनी चीज क्लियर हुई? तो फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या है आपके पास? सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या है आपका? सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर अपन जनरली बात करें तो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? आपका जनरली पॉजिटिव। एक्सेप्शन में नेगेटिव हो सकता है, बट जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बट अगर बात करें सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहां पे लिख लेना साइड में जनरली। अगर अपन बात करें सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका? नेगेटिव। इसका वैल्यू क्या होगा आपके पास? नेगेटिव। और साइड में लिख देना ऑलवेज। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अपन बात करेंगे एक बार नीट में। इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ था सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड। तो एक स्टेटमेंट भी लिखेंगे अपन यहाँ पे नोट करके। आप लोगों ने अभी तक क्या लिखा? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सक्सेसिव का मतलब क्या हुआ? स्टेप बाय स्टेप आप एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते जा रहे हो? ऐड करते जा रहे हो। तो अपन यहाँ पे बोलते हैं कि भाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? एनर्जी क्या कर रहा है आपका? एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है आपका? एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन से तो उल्टा हो गया। डेफिनेशन में था एनर्जी रिलीज करेगा, बट आपका एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या आएगा आपका? नेगेटिव। तो इसका रीजन देखते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ। तो अगर अपन एटॉमिक फॉर्म में अगर अपन जाएं कि भाई एटम की करस्पॉन्डिंग बात करें, अपन ने लिखा ये न्यूक्लियस है, और फिर बोला कि अपन ने बोला कि भाई रेड कलर वाला पार्ट क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन किधर ऐड होगा आपका? वैलेंस शेल में ऐड होगा। ठीक है, तो आपके पास कैसा स्टोरी रहेगा कि भाई येलो कलर वाला क्या होगा आपका? एटम, और इसमें रेड कलर का क्या आ गया आपका? रेड कलर वाला पार्ट क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई। इसके केस में होता क्या है कि भाई न्यूक्लियस पे पॉजिटिव पार्ट रहेगा। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा कि भाई ये न्यूक्लियस बोलेगा इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा? इसके वैलेंस शेल में, या जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो आपका न्यूट्रल स्पीसीज किस में कन्वर्ट हो गया? एनाइन में कन्वर्ट हो गया। फाइन। अब अगर अपन बात करें कि कोई बोले कि ठीक है एनाइन में तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम एनाइन को एक और इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं एनाइन में क्या आ जाए? एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब न्यूक्लियस फिर से क्या बोलेगा? न्यूक्लियस पे क्या होगा आपका? पॉजिटिव चार्ज। वो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा, बट एक्चुअली में यहां पे होता क्या है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तो आपका पहले से उस पे है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? पहले से यहां पे प्रेजेंट है। अब आप चाहते हो कि इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन होगा। और ये वाला रिपल्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली उस एटम में ऐड नहीं हो पाएगा। अपने आप अगर ऐड नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या करोगे? आपको फोर्सफुली अगर आप चाहते हो कि भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, अपन क्या चाहते हैं? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, अपने आप तो आएगा नहीं, तो आप क्या करोगे? इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्या करोगे? एनर्जी सप्लाई करोगे, और यही एनर्जी क्या होगा आपका? सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगा। यही एनर्जी क्या होगा आपका? सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगा। फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली क्या होगा आपका? पॉजिटिव, कि नॉर्मली आपका न्यूक्लियस रहता है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके आसपास अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो क्या करेगा? न्यूक्लियस चाहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाए? उस एटम के वैलेंस शेल में आ जाए। ठीक है, बट अगर आप बात करते हो एनायन के केस में, अगर कहां पे बात करते हो? एनायन। एनायन का मतलब वो एटम पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर चुका है। अगर आप फिर से उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराना चाहोगे तो होगा क्या?
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। इस रिपल्शन की वजह से क्या बोलेंगे कि भाई आपका ये अपने आप ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा आपका, नेगेटिव, और ये होगा आपका ऑलवेज विदाउट एक्सेप्शन। तो यहाँ पे जब जब आप लोगों ने लिखा होगा ऑलवेज और उसके साथ में लिख देना विदाउट एनी एक्सेप्शन, कि भाई फर्स्ट का इसका पॉजिटिव वाले का एक्सेप्शन पॉसिबल है, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज नेगेटिव होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहां पे एक स्टेटमेंट भी लिख लीजिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is always negative, second electron affinity is always negative because energy should be given to electron to overcome electron repulsion, कि भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को कम करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए या जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखा। ठीक है, फिर उसी के बाद अगली लाइन में लिखना दैट्स वाई इन द फॉर्मेशन ऑफ polyvalent anion, that's why in the formation of polyvalent anion energy is always absorbed, energy is always क्या होगा आपका, absorb। polyvalent anion के केस में energy always क्या होगा आपका, absorb करेगा। क्लियर हुआ इतना? अब इसको अपन क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल के बेसिस पे, एक ऐसे अपन न्यूमेरिकल के बेसिस पे सॉल्व करने का या समझने का ट्राई करते हैं। आपके पास क्या था, ऑक्सीजन था, आपने ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो आपके पास कितना क्या फॉर्म किया, O नेगेटिव, और मान लो आपको दिया हुआ है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू 150। एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं रहता, अपन ऐसे ही रैंडम बात कर रहे कि भाई 150 है। आपका न्यूट्रल से किस में बन गया, आपका एनाइन में कन्वर्ट हुआ। फिर अगर अपन चाहते हैं O नेगेटिव से एक और इलेक्ट्रॉन दे दें, और आपके पास क्या फॉर्म करेगा, O2 नेगेटिव, और ये क्या होगा आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या होगा आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मान लो इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 750, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 750। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के थ्रू अपने को क्या पता चला कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है पॉजिटिव ऑक्सीजन के लिए, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अपन बात करें पॉलीवेलेंट एनाइन की, अगर बात करें ऑक्सीजन है, इसको आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर दूसरे में 2 दिया, डायरेक्टली आपने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, ऑक्साइड। ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड। और अगर इसके लिए ओवरऑल बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें ओवरऑल, वो क्या होगा आपका EA1 प्लस EA2, कि भाई ओवरऑल अगर अपन बात करें तो वो क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या कर लो, ऐड कर लो, और फर्स्ट का वैल्यू क्या है आपका 150, सेकेंड का वैल्यू कितना है 750। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगा, अप्रॉक्स 600। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या आएगा, अप्रॉक्स 600। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका एनर्जी क्या हो रहा है आपका, एब्जॉर्ब। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी क्या आ रहा है आपका, एब्जॉर्ब। तो एक बार क्वेश्चन ऐसा कुछ आया था कि आपका O2 नेगेटिव फॉर्मेशन नेचुरली पॉसिबल नहीं रहता। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन ये होगा कि जैसे ही आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसके केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, और इसी रिपल्शन की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। समझे इतनी चीज? दैट्स वाई अपन बोलते हैं जो भी आपके पास आसपास जो भी पॉलीवेलेंट एनाइन दिख रहा है, उसके फॉर्मेशन के लिए ऑलवेज आपको एनर्जी क्या होगा, रिक्वायर्ड रहेगा।
नॉर्मल अगर बोले कि भाई अपने पास दिया हुआ है क्लोराइड आयन है, इस पे तो एक नेगेटिव आयन है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर आपको दिया हुआ है फ्लोराइड, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहीं पे अपने को क्या दिया रहता, N3 माइनस, पॉलीवेलेंट एनायन है, इसके केस में ऑलवेज क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसके केस में ऑलवेज एनर्जी क्या करेगा, आपका एब्जॉर्ब करेगा। इतनी बात क्लियर हुई सब लोगों के, समझा सब लोगों को कि भाई अपने पास सक्सेसिव वाले में क्या होगा, पॉलीवेलेंट के केस में क्या होगा। फाइन, नेक्स्ट। अब एक दो पॉइंट और नोट करके अपन लिखते हैं। एक पॉइंट नोट करके लिखना, पॉइंट नोट करके लिखना, for inert gas, for inert gas, for inert gas, value of electron affinity, value of electron affinity will be either negative or zero. For inert gas, value of electron affinity will be either negative और zero। ठीक है, इनर्ट गैस के साथ में एक और चीज लिख लेना साथ में, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। फॉर इनर्ट गैस एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी आइदर नेगेटिव और जीरो। ठीक है, लिख लिया स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है ना, किसको बोलते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड की बात कर रहे हो। हाफ फिल्ड का मतलब क्या हुआ, P3, फुल्ली फिल्ड P6, D5, D10, F7 और क्या हो गया F40। के पास क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के केस में क्या बोलते हैं, आपके पास एटम ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और अगर एटम आपके पास ज्यादा स्टेबल है तो वो नहीं चाहेगा कि उसको क्या करो, आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करो। और अगर अपने आप वो प्रोसेस नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा। इसीलिए अपन ने बोला फॉर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या इनर्ट गैस के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, आपका नेगेटिव रहेगा। ये वाली बात क्लियर हुई। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल वाली चीजें कभी नहीं चाहेगी कि उनको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इतनी बात क्लियर हुई सब लोगों के, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट अपने पास फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन किन चीजों से फर्क पड़ता है। तो पहला तो अपने पास सिंपल सा आता है, ठीक है, इधर साइज वाली बात नहीं करते हैं, पर नॉर्मल बात करते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जेड इफेक्टिव, या जेड इफेक्टिव से पहले और अपन और सिंपल बात करते हैं। अगर मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, आपका इंक्रीज किया। अगर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, बढ़ेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी डायरेक्शन में ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड करा लेगा। और अगर इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड करा पा रहा है इसका मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, आपका रिलीज होगा। तो अपन बोलेंगे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, आपके पास बढ़ेगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ सब लोगों के। तो इसकी फॉर्म में मत लिखना, मैं लिखा रहा हूं वैसा कुछ आप लिखना। फर्स्ट आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट दूसरा पार्ट आता है आपका, क्या रहेगा, जेड इफेक्टिव। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आप क्या बोलोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, आपके पास बढ़ेगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इजीली उस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देगा। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, आपके पास बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए सब लोगों के। नेक्स्ट तीसरा आता है आपके पास, तीसरा इधर वाला ही चलने दो। तीसरा आता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो थोड़ी देर पहले ही अपन ने लिखा था फॉर इनर्ट गैस और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके केस में आइदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू नेगेटिव होगा और क्या बोलोगे, जीरो। आइदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू नेगेटिव होगा और आपका वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो ये तो हो गए तीन। सिंपल सी चीज समझना, ये भी आपका आयनाइजेशन जैसा ही है।
अगर न्यूक्लियस पावरफुल हुआ, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इजीली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, मान लो ये आपका एटम है, अगर न्यूक्लियस पावरफुल है, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो क्या करेगा न्यूक्लियस? पावर से, अपनी पावर से, या न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस चाहेगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इधर कहां पे आ जाए? वैलेंस शेल में। और अगर आप दो को कंपेयर करते हो कि दो एटम का या दो चीजों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर कर रहे हैं, तो अपन क्या देखेंगे कि भाई कौन इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर पा रहे हैं, और उसमें बोलेंगे कि भाई जिनका न्यूक्लियस पावरफुल हुआ, जिनके केस में जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा हुआ, या जिनके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा तो आप बोलोगे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा आपका? रिलीज होगा। तो इतनी बात क्लियर हुई सब लोगों को? सिंपल सी चीज देखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इजीली ऐड होगा, और अगर इजीली ऐड होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास क्या होगा? रिलीज होगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में तीनों पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा पॉइंट जेड इफेक्टिव, और तीसरा क्या लिखना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी आइदर 0 और नेगेटिव। क्लियर हुआ? मतलब ये क्यों लिखा? क्योंकि स्टेबल है तो वो नहीं चाहेगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो। आई होप फैक्टर्स वाला पार्ट सब लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ। फाइन। फैक्टर्स के बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, पीरियोडिसिटी, या उसका क्या आपका ट्रेंड रहेगा। तो अगर अपन ट्रेंड की जब भी बात करेंगे तो दो ट्रेंड में बात करेंगे, एक बात करेंगे लेफ्ट टू राइट बात करेंगे, और दूसरा बात करेंगे अपन ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप। तो सबसे पहला बोलते हैं पीरियोडिसिटी में ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। तो आप बताओ लेफ्ट टू राइट में आप क्या कंसीडर करोगे? जेड इफेक्टिव। लेफ्ट टू राइट में अपन बोलते हैं जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ेगा, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपके पास होगा क्या? न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा आपके पास? बढ़ेगा। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा? अगर न्यूक्लियस क्या करेगा, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको इजीली क्या कर पाएगा? आपका ऐड कर पाएगा। और अगर इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाएगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। तो अपन बोल सकते हैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके भी कुछ एक्सेप्शन रहते हैं, ये अपन अभी सिर्फ नॉर्मल जनरल ट्रेंड की यहां पे बात कर रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट दूसरा आता है अपने पास ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप। डाउन टू द ग्रुप में बात करें तो अपन ने बोला था ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप जेड इफेक्टिव आप मत कंसीडर करना। तो अपन बोलेंगे डाउन टू द ग्रुप जाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्यों डिक्रीज किया? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में जाएगा, नेक्स्ट सेल में जाने का मतलब न्यूक्लियस से दूर हुआ, न्यूक्लियस से दूर होने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू कम हुआ तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या किया आपके पास? डिक्रीज किया। इतनी चीज क्लियर हुई? तो ट्रेंड में क्लियर हुआ, लेफ्ट टू राइट आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, डाउन टू द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा आपके पास? डिक्रीज करेगा। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन कुछ इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में क्या क्या चीजें रहती है? एक हाइड्रोजन और एक क्या हो गया आपका? हीलियम। फिर बात करते हैं अपन सेकेंड पीरियड में, तो क्या होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इतना नहीं हो पा रहा है, एक मिनट, कहां तक है अपने पास? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और क्या आ गया आपके पास? नियॉन। ये लिखा। अब अगर अपन बात करें फर्स्ट पीरियड में, तो अपन बोलते हैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा आपका? बढ़ेगा। ये अपने को ट्रेंड माइंड में लग रहा था, बट एक्चुअली ट्रेंड क्या होता है आपके पास कि भाई ये वाला ट्रेंड आपके पास नहीं होता। एक्चुअल ट्रेंड होगा हाइड्रोजन का वैल्यू ज्यादा रहता है किससे? हीलियम से। ठीक है, आप इसको एज एक्सेप्शन बोल सकते हो, या जब भी दो एलिमेंट है तो उनका कॉन्फ़िगरेशन देखना। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा? आइदर नेगेटिव और जीरो।
और नेगेटिव और जीरो टर्म हुआ तो वो तो पॉजिटिव से तो कम ही होगा। तो आप बोलोगे कि भाई ये है आपका S1, ये क्या है S2। तो आपके पास क्या बोलोगे, मोर स्टेबल। और अगर ज़्यादा स्टेबल हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। इसको आप एज ए एक्सेप्शन याद रख सकते हो, बट बेटर रहेगा जब भी दो एलिमेंट्स में आपको पूछे आप उनका कॉन्फ़िगरेशन देखना, जो स्टेबल होगा, स्टेबल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा आपका, कम रहेगा। इतनी चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेकेंड पीरियड में। नॉर्मल आपका ट्रेंड क्या है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। तो अपने माइंड में क्या आया कि भाई साहब ये वाला ऑर्डर क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होगा। ठीक है, तो अपन जो फर्स्ट ट्रेंड वाला ठीक था, जो अपन ने लॉजिक बोला फर्स्ट और टू के बेसिस पे, तो ये वाली बात ठीक थी। बट जैसे ही थर्ड की बात करते हैं तो अपने को उसमें कुछ क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और अगर इनके मॉडिफिकेशन की बात करें तो अपन सबसे पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये क्या आएगा आपका S1, ये क्या आएगा S2, P1, P2, P3, P4, P5 और क्या है आपका P6। अब इनमें क्या करना, जो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उनको हटा दो, बाकी का ट्रेंड वैसा का वैसा लिख दो कि भाई अगर इनको देखें तो स्टेबल यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दिख रहे हैं, नियॉन स्टेबल, नाइट्रोजन स्टेबल और बेरिलियम स्टेबल। बाकी के तो स्टेबल नहीं है क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड आपका ज़्यादा स्टेबल रहता है। और लिथियम को अपन नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि S1 आपका हाफ S ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड की अपन यहाँ पे बात नहीं करते। तो अगर इनका अपन नॉर्मल ऑर्डर लिखें तो आप क्या लिखोगे, इनका ऑर्डर होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरोन, बोरोन के बाद नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, लिथियम। ये किसका ऑर्डर आ गया आपके पास, ये ऑर्डर आ गया अपने पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ठीक है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। अब अपने को यही तीन लोगों को एडजस्ट करना है कि भाई अपने ऑर्डर में ये कहाँ पे आता है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होगा, उतना ही टफ रहेगा, और जितना टफ होगा उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। तो इनको देख के बताओ इनमें सबसे स्टेबल कौन है आपका, कि आप बोलोगे भाई साहब P6 क्या है, सबसे स्टेबल है। इसका मतलब इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सबसे टफ। तो सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा आपका, नियॉन। सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, नियॉन। ठीक है, इतनी चीज। नेक्स्ट उसके बाद बात आती है नाइट्रोजन और बेरिलियम। अब होगा क्या यहाँ पे, ये है आपका S2 और ये क्या है P3। अपन कंपेयर कर लेते हैं, S2 और P3 में अपन क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि भाई किसका वैल्यू क्या रहेगा। एक तो कंपेयर करना है अपने को S2 और एक कंपेयर करना है P3। अब जैसे ही आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो किस में जाएगा आपका S2 P1, और जैसे ही इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपका किस में जाएगा, P4। ठीक है, जो स्टेबिलिटी वाला पार्ट बोल रहे थे कि भाई अगर आपके पास स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, अपन ने स्टेबिलिटी का कुछ पार्ट बोला था। अब अगर यहाँ पे देखें कि भाई अगर S2 वाला है तो जैसे ही नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो नेक्स्ट सब सेल में चला जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया वो किस में चला गया, नेक्स्ट सब सेल में चला गया, और यहाँ पे किस में गया, सेम सब सेल में। तो आप बोलोगे कि अगर नेक्स्ट सब सेल में जाएगा इसका मतलब उसका स्टेबिलिटी तो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। कि भाई जैसे ही सब सेल चेंज होता है तो न्यूक्लियस का उतना अट्रैक्शन नहीं रहेगा उस सेल में, पी सब सेल में। तो आप बोलोगे कि भाई P3 में सेम सेल में, सेम सब सेल में जा रहा था, S2 वाले के केस में नेक्स्ट सब सेल में जाएगा। इसका मतलब इससे क्या आ जाएगा आपका, हाईली क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। हाईली अनस्टेबल हुआ तो ये तो प्रोसेस फिजिबल रहेगा नहीं, और अगर फिजिबल कम हुआ तो आप बोलोगे नियॉन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका, बेरिलियम, और फिर क्या आएगा आपका, बोरोन। बेरिलियम के बाद फिर क्या आएगा आपका, बोरोन। तो अभी आपका करेक्ट ऑर्डर क्या आ गया, ये आपका करेक्ट ऑर्डर किसके लिए हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। किसके लिए हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। तो एक चीज इसको देख के क्या पता चला, जब भी आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए, चार चीजें दिया हो, बोले कि भाई इनका ऑर्डर बताओ, तो आप पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करना, लेफ्ट टू राइट पे इंक्रीज करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट आपको ध्यान क्या रखना, उनमें जो भी स्टेबल चीजें हैं उनको क्या कर लो, साइड लाइन कर लो। अब पता चला कि भाई ये 3 लोग क्या है, बोरोन नहीं है ना भाई, यहां पे तो है नाइट्रोजन। अपने को पता चल गया कि ये 3 लोग स्टेबल है, इनको साइड लाइन अलग कर दिया। अब इनमें क्या देखा कि जो सबसे स्टेबल है वो है नियॉन, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, मिनिमम। उसके बाद बेरिलियम क्यों कंसीडर किया, बिकॉज जैसे ही बेरिलियम में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो वो किस में चला जाएगा नेक्स्ट सबसेल, और उसकी वजह से इनका स्टेबिलिटी क्या आ जाएगा, हाईली अनस्टेबल। तो आपने क्या कंसीडर किया, नियॉन, बेरिलियम, और फिर क्या आया आपके पास, नाइट्रोजन। आई होप P1 P2 वाला पार्ट सब लोगों को क्लियर हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप डाउन टू द ग्रुप की बात करो, इसके बाद किसकी बात करो, डाउन टू द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, बिकॉज न्यूक्लियस का वहां पे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा। आई होप ये वाला पार्ट, पीरियोडिसिटी वाला पार्ट सब लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके एक्सेप्शन की। अभी क्या बात करेंगे, इनके एक्सेप्शन की। तो फर्स्ट एक्सेप्शन तो अपन ने बात कर ली है, किसके लिए, बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन। इनमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई जो स्टेबल वाले होंगे उनको साइड में लो, और उनमें देख लो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिनिमम, फिर उसके बाद और अरेंज कर दो। और जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है उनका नॉर्मल ट्रेंड बोल देना, लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। किसकी बात आती है, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। इसको याद रखना, क्या याद रखना, 3BHK 2BHK। इसको क्या याद रखना, 3BHK और 2BHK। ठीक है, अपन बोलेंगे थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा रहता है किससे, सेकेंड पीरियड एलिमेंट से। ऐसा क्यों होता है उसका अपन एक लॉजिक समझते हैं। मान लीजिए अब बात कर रहे हो फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए, आप किसके लिए बात कर रहे हो, फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए बात कर रहे हो। अब एक सिंपल सा एग्जांपल मेरे को बताओ। अब आपका एक नॉर्मल क्या है, आपका घर है, ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो। एक आपका और दूसरा फ्रेंड है, वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, और उसका एक बड़ा सा घर है। आपके कंपैरिजन में उसका घर क्या है, थोड़ा ज्यादा बड़ा रहेगा। और आपने बोल दिया कि भाई ये लोग क्या हो, ये आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो। ये आप मतलब ऐसा नहीं कि भाई हम सारे टिंगू टिंगू छोटे छोटे फैमिली वाले नहीं हैं, मतलब नॉर्मल अपन ने बात की है कि भाई ये आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे हो, ठीक है, इस घर में। और ये बोल दिया कि ये क्या है आपके पास, आपके दोस्त का घर है, वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है कि वैलेंस शेल में आप एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हो, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, एक मेहमान आ गया। मान लो आपकी फैमिली में क्या आ गया, एक मेहमान आ गया। अब जैसे ही ये मेहमान घर पे आएगा, मान लो आपका घर क्या है, 2BHK है, और इनका घर क्या है आपका, 3BHK। अब जैसे ही आपकी फैमिली, मान लो आपका कोई रिलेटिव आ गया, नानी के घर से आ गया या मामा आ गया, कोई भी आ गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मतलब आप तो क्या ही करोगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे कि भाई ये मोनू सोनू जो भी आपका नाम रहेगा, कि भाई उसका रूम क्या कर दो, खाली कर दो, उसको वहां से क्या कर दो आप, हटा दो, उसको वहां से क्या कर दो आप, हटा दो, और वहां पे उस वाले रूम पे किसको शिफ्ट कर दो आप, जो आपके रिलेटिव आए, मामा चाचा जो भी आए हैं उनको वहां पे शिफ्ट कर दो। तो आपने बोला कि भाई ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए। सेम स्टोरी क्या रहेगा आपके पास, आपके फ्रेंड वाले में रहेगा कि भाई वो उसके रूम में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपके घर में क्या है, आपका फ्लैट क्या है, आपका घर क्या है, 2BHK, और आपके दोस्त का घर क्या है, 3BHK। कौन सी सिचुएशन में जो मेहमान आए हैं वो इजीली रह पाएगा, या मान लो आप कौन सी सिचुएशन में इजीली रह पाओगे कि भाई आप में तो कोई आपका रूम क्या कर दिया, आपको इधर से गायब कर दिया। और अगर 3BHK रहता तो एक अलग से आपका रूम रहता, जिसमें क्या रहता है, कोई भी रिलेटिव आता कि भाई वहां पे उनको शिफ्ट करवा देते। तो होता क्या कि भाई 3BHK वाले में ज्यादा स्पेस होगा, तो जो भी मेहमान आता है तो वो इजीली रह पाएगा। और 2BHK में क्या बोलेंगे कि भाई उतना स्पेस नहीं रहता,
तो कंजेस्टेड टाइप रहेगा, तो वो रिलेटिव जो भी आए उतना आराम से नहीं रह पाएंगे। तो बताओ कौन से वाले केस में इजीली रह पाएगा 2 BHK की 3 BHK? तो आप बोलोगे 3 BHK में जो भी मेहमान आएगा वो रिलेटिवली 2 BHK से क्या रहेगा, इजीली रह पाएगा। ठीक है इतनी चीज। तो सेम स्टोरी बात आती है आपका क्लोरीन और फ्लोरीन के केस में। तो अपन बोलते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा आपका, ज्यादा रहता है किससे, फ्लोरीन से। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा रहता है किससे, फ्लोरीन से। इसका रीजन क्या होता है, बिकॉज क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, थर्ड पीरियड में। फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन किधर जाता है आपका, सेकेंड पीरियड में। लॉजिक अगर या बात करो कि वहां पे स्टेटमेंट वाइज क्या लिखोगे इसको, ठीक है, अपन थोड़ा थ्योरी भी लिख लेते हैं। एक्सेप्शन लिखा होगा आपने, एक्सेप्शन में फर्स्ट पॉइंट में लिखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड इज ग्रेटर देन सेकेंड पीरियड, ये लिखा। अब एक स्टेटमेंट लिखना बिकॉज इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट, because in second period element electron goes into second shell, in second period element electron goes into second shell which is relatively small in size, so there will be significant electron repulsion, because there will be significant electron repulsion. But in case of third period element, electron goes into third shell, which is larger in size, so extra electron can easily accommodate, ठीक है। ये तो अपन ने स्टेटमेंट लिखा कि भाई सेकेंड पीरियड वाले का साइज क्या रहता है, स्मॉल रहता है, और थर्ड पीरियड वाले का साइज रिलेटिवली लार्ज रहेगा। और अगर साइज ज्यादा रहेगा तो आप बोलोगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकता है, आपका अकोमोडेट कर सकता है। ये तो अपन ने लैंग्वेज लिख दिया याद रखने के लिए। अब और अगर अपन उसका इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम वगैरह अपन ड्रॉ करें तो आपके पास था क्या, 2s और 2p, ठीक है। अगर अपन फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। अब अगर आप बात करते हो किसकी, क्लोरीन की, (3d 3p) और ये क्या होगा आपका 3s, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अपन लिख देते हैं, ये हुआ। अब आपको चाहिए कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, कि भाई जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ये बनेगा आपका F- और ये क्या बनेगा आपका क्लोराइड आयन, ठीक है। अब जैसे ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे फ्लोरीन में, उसके पास कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो कहां पे रहेगा, एक ही ऑप्शन है कि भाई p ऑर्बिटल में एक जगह खाली है, वहां पे वो चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही क्लोरीन की बात आई कि भाई यहां पे आ सकता है या पॉसिबल है 3D वाले में भी कहीं चला जाए, मतलब ठीक है एक बार यहां पे आ गया और फिर एक्साइटेड स्टेट में 3D में कहीं पे चला जाए, तो उसके पास पॉसिबिलिटी क्या हुआ, ज्यादा हुआ। कौन से केस में इजीली रहेगा वो आपका, क्लोरीन वाले केस में। कौन से केस में इजीली रहेगा वो आपका, क्लोरीन के केस में। तो इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, ठीक है इतनी चीज, ठीक है। और दूसरे तरीके से भी अपन समझते हैं कि भाई आप जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये बाकी वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनको रिपेल करेंगे, बाकी के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और सेकेंड पीरियड का साइज कम रहता है तो यहां पर रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और थर्ड पीरियड का साइज रिलेटिवली क्या होता है, ज्यादा, और यहां पे 3D क्या है आपका, एम्प्टी रहेगा, 3D में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो आपके पास रिलेटिव क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मिनिमम है। और अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हुआ तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, रिलेटिवली ज्यादा रहेगा। तो एक स्टार बना के एक पॉइंट पे लिख सकते हो, इन केस ऑफ क्लोरीन देयर विल बी, इन केस ऑफ
chlorine, there will be minimum, there will be less electron repulsion as compared to fluorine. There will be less electron repulsion as compared to क्या होगा आपका फ्लोरीन रहेगा। इतनी चीज क्लियर हुई। तो आप याद रखने के लिए क्या याद रखना, 3BHK बड़ा रहता है किससे, 2BHK। तो कौन से केस में इजीली आएगा आपका, थर्ड पीरियड वाले में आप इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो, किसके कंपैरिजन में, सेकेंड पीरियड के कंपैरिजन में। ठीक है, ओके फाइन। अब ऐसा मत सोचना आप कि भाई फोर्थ पीरियड तो और ज्यादा बड़ा रहेगा तो वहां पे तो और इजीली आएगा, नहीं, फोर्थ पीरियड न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा तो उतना अट्रैक्शन रहेगा ही नहीं कि भाई आपके पास कोई मेहमान आए। क्लियर हुई इतनी बात। जो अपन 2BHK 3BHK वाला लॉजिक की बात करेंगे सिर्फ इसी के लिए बात करेंगे। और इसमें क्या बोलोगे कि भाई क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा फ्लोरीन से, सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा ऑक्सीजन से, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किससे, नाइट्रोजन से, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, ये भी आप क्या करना, मतलब नॉर्मल याद रखना, थर्ड पीरियड का ज्यादा रहता है सेकेंड पीरियड से, तो ये वाला तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और अगर बोले लॉजिक क्या होगा, तो लॉजिक क्या बोलोगे कि भाई सेकेंड पीरियड में देयर विल बी सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अगर आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो। थर्ड पीरियड में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि 3D एम्प्टी पड़ा है, 3D वैकेंट है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कहां पे भी जाने का चांस रहेगा, थर्ड 3D में जाने का क्या रहेगा आपके पास, चांस रहेगा। आई होप एक्सेप्शन ट्रेंड वगैरह पता चला। ठीक है, अगर फिर भी डाउट रहता है एक बार और वीडियो देखना, और फिर भी अगर कोई और क्वेरीज वगैरह कोई और एक्स्ट्रा डाउट आता है तो नॉर्मल मेरे को मैसेज करके बताना कि सर ये वाला पार्ट हमें नहीं समझा। ठीक है, फाइन, ओके। तो अभी क्या करते हैं, इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन भी अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो डीपीपी एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करने का इजी रहेगा। और अगर आप होमवर्क की बात करूं तो होमवर्क में क्या रहेगा, आपको डीपीपी सॉल्व करना रहेगा, और डीपीपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं C4 की। तो यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रॉन एडिशन वुड बी इजियर, कि कौन से केस में इलेक्ट्रॉन एडिशन क्या होगा, इजियर होगा। कि भाई इलेक्ट्रॉन एडिशन की जब भी बात करेंगे तो आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियस रोल प्ले करता है, जितना ज्यादा न्यूक्लियस पावरफुल होगा इलेक्ट्रॉन एडिशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा इजियर रहेगा। तो यहाँ पे देखा कि भाई सब तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है। तो अभी स्टोरी किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन पे, कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन डोमिनेटिव है, अगर इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो आपका न्यूक्लियस क्या होगा, डोमिनेटिव, और अगर न्यूक्लियस डोमिनेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन एडिशन क्या होगा, इजियर रहेगा। तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, O पॉजिटिव में कितने हुए आपके पास, 7, O नेगेटिव में कितना हो गया, 9, O2 पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास, 6। प्रोटॉन तो सब में सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सब में क्या है, सेम। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हुए इसका मतलब क्या है, आपका न्यूक्लियस पावरफुल है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और अगर आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे कौन से केस में इलेक्ट्रॉन एडिशन इजियर होगा, O2 पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन से क्या अपने को समझने को मिला कि वो आपको बोल सकता है डायरेक्टली, अगर पूछना हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भाई साहब वैल्यू बताओ, ठीक है, वो तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया। अगर लैंग्वेज ऐसा कुछ दे दे, इलेक्ट्रॉन एडिशन वुड बी इजियर, इसका मतलब इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ही यहाँ पे बात कर रहा है। तो कंफ्यूज वगैरह मत होना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एडिशन इजियर वगैरह। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन, नेक्स्ट। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका C9। इसमें बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी बट जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान रखना, जब भी वो बोले जीरो या बोले आपको नेगेटिव, इसका मतलब बात वो पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा आपको इनर्ट गैस के जैसा देखने को मिल रहा है। तो बताओ इनमें से कौन सा इनर्ट गैस है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हीलियम, बेरिलियम। कौन इनर्ट गैस है आपका, हीलियम। तो आप क्या बोलोगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा, हीलियम। लैंग्वेज से थोड़ा समझना, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में
देखने को, मतलब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको एक या दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे कि अगर आपको पूछ रहा है जीरो और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, हीलियम। आपका आंसर क्या होगा, हीलियम। ठीक है, अब अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू तो पता नहीं, मान लीजिए आपके पास रहता कि भाई आपको बोल देता हाइड्रोजन, हीलियम आपका ऑप्शन ही नहीं है, आपको क्या बोलता, हीलियम आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तब बताओ आप इसके लिए क्या चेक करोगे कि भाई पहली चीज थी आपके पास इनर्ट गैस होना, और दूसरा बोला था अपन ने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर आपके पास इनर्ट, सबसे पहले चेक करो इनर्ट गैस आ रहा है क्या, हीलियम दिख रहा था तो अपन ने सेलेक्ट कर दिया, मान लो हीलियम है ही नहीं, मान लो अपने को हीलियम दिया ही नहीं रहता, तो क्या करते आप, इनका कॉन्फ़िगरेशन देखते, ये क्या आया S1, ये क्या आया P5, ये क्या आया S2, तो आपको लगा बेरिलियम क्या आया आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो अभी की सिचुएशन में आंसर क्या आएगा आपका बेरिलियम। तो आंसर ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू तो अपन याद नहीं रखेंगे कि भाई हमारी जिंदगी में और भी काम है कि भाई हम क्यों ही इनकी वैल्यूज वगैरह याद रखें, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको रिलेटिव चेक करना रहेगा। अगर सबसे पहले आप किसको प्रेफरेंस दोगे, इनर्ट गैस, अगर इनर्ट गैस नहीं मिले तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आई होप क्लियर हुआ ये वाला पार्ट, ठीक है फाइन। नेक्स्ट, ठीक है, हाँ एक ये क्वेश्चन भी है, आयनाइजेशन एनर्जी वाला पहले रह गया था, मतलब लास्ट वीडियो में रह गया था ये डिस्कस करना, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था। वैसे तो ये मूल कॉन्सेप्ट का पार्ट है, बट आप यहाँ पे भी समझ सकते हो। अपने को दिया हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 495 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। पर मोल का मतलब क्या हुआ, एक मोल के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा, 495 इंटू 10⁻³ जूल। और अब आपको पूछ रहा है वो हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू कन्वर्ट एटम्स प्रेजेंट इन 2.3 मिलीग्राम ऑफ सोडियम इंटू सोडियम आयन। वो बोल रहा है सोडियम से किस में कन्वर्ट करना है आपका, सोडियम आयन। इसका वेट दे रखा है तो आप बता सकते हो मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना दिया हुआ आपको 2.3 मिलीग्राम, मिलीग्राम को क्या लिख सकते हो इंटू 10⁻³ अब मेरे को बताइए सोडियम का मोलर मास कितना रहता है आपका 23, तो आपके पास इसका मोल कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अगर मोल 9th में पढ़ा था आपने, अगर फिर भी अगर आप भूल रहे हो तो अपन नेक्स्ट चैप्टर में मोल वगैरह अपन डिटेल से पढ़ेंगे, तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ अपन ने एक फॉर्मूले की बात की, मोल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए आपको, नंबर ऑफ मोल्स अपने को पता चल गए, तो आपको वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि भाई इतने मोल्स के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा। तो आपको पता है 1 मोल के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, फॉर 1 मोल एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 495 इंटू 10⁻³ जूल। तो बताओ 0.1 इंटू 10⁻³ के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा, आपने वैल्यू लिखा एनर्जी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, -3 से ये कैंसिल हुआ, इसको सॉल्व किया तो कितना आया 49.5 जूल, 49.5 जूल। ऐसा ऑप्शन देखो बी ऑप्शन, तो आपका आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। ठीक है, एक बार और वापस से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, इतना टफ नहीं, इजी है, सोचना नॉर्मल, जब भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आए आप थोड़ा सोच के ट्राई करना। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, आपको सोडियम से सोडियम आयन में कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब इसका यूनिट दिया हुआ है किलो जूल पर मोल का मतलब ये वैल्यू आपके पास रिक्वायर्ड रहेगा कितने के लिए, 1 मोल के लिए। तो आप बोल सकते हो 1 मोल के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 495 इंटू 10⁻³ जूल। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 2.3 मिलीग्राम के लिए बताओ कितना एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा। तो अपन ने सबसे पहले मोल कैलकुलेट किए, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 23, लिखा इतना। ठीक है,
क्लियर हुआ? तो आप बोल सकते हो इतने मोल्स के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा, तो आपके पास रहेगा 1 मोल का एनर्जी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, तो आपका आंसर क्या आया 49.5 जूल। ठीक है, समझे इतनी चीज? ठीक है, तो एक बार और बता देता हूं, आज की वीडियो में अपन ने किसके बारे में बात किया? आज की वीडियो में अपन ने बात किया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब आपको क्या करना है, आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो बाय डेफिनेशन एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो अगर आपका एनर्जी रिलीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगा आपका पॉजिटिव, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, हाँ अभी क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक्चुअली वीडियो अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर लेंगे। तो ठीक है, वो बात किया, फिर उसके बाद सक्सेसिव की लिखी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आता है नॉर्मली, बट एक नोट करके लिखा था सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज क्या होगा आपका नेगेटिव, और इसमें कोई भी आपका एक्सेप्शन आपके पास नहीं रहेगा। फाइन, फिर इसके बाद अपन ने किसकी बात की थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो सिंपल सी चीज, अगर न्यूक्लियस पावरफुल हुआ तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाएगा, और अगर इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाएगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू इंक्रीज किया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या इनर्ट गैस के केस में आइदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू 0 होगा और क्या होगा आपका नेगेटिव। और ये क्वेश्चन 4 ऑप्शन के बेसिस पे है, जैसे ये क्वेश्चन किया था ना अपन ने, याद करो हीलियम वाला, अभी यहाँ पे अपन ने हीलियम वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, ये रिलेटिव आएगा। अगर सबसे पहले पूछे कि भाई कौन सा वैल्यू 0 या नेगेटिव है, सबसे पहला काम होगा देखो उन 4 ऑप्शन में कौन सा इनर्ट गैस है, जो इनर्ट गैस होगा वही आपका क्या होगा आंसर। मान लो चारों में से कोई भी इनर्ट गैस नहीं है, तो आपको क्या देखना है, जो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा आंसर रहेगा। ठीक है, अब बात आती है, कुछ लोग बोलेंगे 2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गए, 3 आ गए, 2 आ गए, तो क्या करो, ऐसे अपने पास डाटाबेस क्वेश्चन जेई या नीट में नहीं पूछता, वो कोई न कोई लॉजिकल अपने को पूछेगा। ठीक है, फिर अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह डिस्कस किए थे, वो लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज कर सकता है, बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन एडिशन कौन सा ईजियर होगा, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो किसकी बात करना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करना चाह रहा है। ठीक है, आई होप आज के वीडियो के बाद सबको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आप फील फ्री टू आस्क, मेरे को मैसेज वगैरह करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो होमवर्क में क्या होगा, जो डीपीपी इधर डिस्क्रिप्शन में आपके पास दिया हुआ रहेगा, और दूसरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर सकते हो। एक्सरसाइज में पार्ट ए में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेक्शन आपको मिलेगा, जो सी पार्ट है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन है। आपको अगर टाइम रहे आप वीडियो अच्छे से देखना, इसके नोट्स वगैरह सही से लिखना और डीपीपी सॉल्व करना। ठीक है, ओके, बाय।